हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। तो एक ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 5 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस चांद बुक से ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया था एंड कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उस क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड हाउ मच इज एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस बॉडी का वेट है 9.8 न्यूटन। इस बॉडी का वेट है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का मास निकालना है। मास क्या है, इस बॉडी का मास निकालना है एंड हाउ मच इट्स एक्सेलरेशन। और इस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसका वेट है 9.8 न्यूटन और इस पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। आपसे इसमें इस बॉडी का मास पूछा जा रहा है और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस 20 न्यूटन के फोर्स के वजह से। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए जो 9.8 न्यूटन ये इसका वेट दिया हुआ है और मास फर्स्ट क्वेश्चन में मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट है यहाँ पे 9.8 न्यूटन, मास को m मान लीजिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से m निकल जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा तो m आ जाएगा 1 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये एक बॉडी है, पहले इसका वेट था 9.8 न्यूटन। अब हम लोग इसका मास लिखेंगे। वेट 9.8 न्यूटन था, वेट 9.8 न्यूटन था तो मास हो गया इसका 1 किलोग्राम। इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन का है, मास यहाँ पे 1 किलोग्राम है, मास 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को a मान लीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 20/1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पे व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। तो मास हो गया 1 किलोग्राम एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले पढ़ना और समझना सीखिए। देखिए फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे जिसका वेट है, बॉडी का वेट है 9.8 न्यूटन। अब नेक्स्ट इस पे कर रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। पहले जैसे क्वेश्चन में जो आपसे पहले निकलता चलेगा उसको निकालते चलिएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी पूछ रहा है, तो मास के लिए आपको पता है, मास के लिए वेट और मास में सिंपल रिलेशन होता है। वेट इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप खुद से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज कर लीजिएगा। तो एक्सेलरेशन पता था, वेट पता है, तो यहाँ से आप मास निकाल लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया आपको, मास आ गया 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है हाउ मच इज इट्स, यहाँ पे इज इट्स है, हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अब देखिए आपके पास फोर्स है, आपके पास मास है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आपको पता है सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स इक्वल टू मास बाई एक्सेलरेशन होता है, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा मास बाई फोर्स।
यहाँ पे फोर्स बाय मास हो जाएगा, ये मास इधर आ जाएगा ना, तो फोर्स बाय मास हो गया। और फोर्स है 20 न्यूटन का, मास है 1 किलोग्राम का, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो क्वेश्चन को आप लोग ब्रेक करके देखिएगा। क्वेश्चन में पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है एंड क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले आप लोग नोट करते कि फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछ रहा है इसको आप नोट कीजिएगा और फिर उसके बाद रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला को यूज करके। नेक्स्ट है अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन दिया हुआ है एक्टिंग ऑन इट। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन। सेकेंड है व्हाट इज इट्स मास। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोल रहा है कि एक, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी एक बॉडी पे जो कि ग्राउंड पे है। अभी कोई बॉडी ग्राउंड पे है, उस पर 20 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द स्टोन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, हम लोगों ने वेट का डिफिनीशन देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जिस फोर्स के साथ पुल करता है उसी को ग्रेविटेशनल, उसी को उस बॉडी का वेट कहते हैं। तो यहाँ पे इस बॉडी पे 20 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यही 20 न्यूटन इसका क्या हो गया, ये 20 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है वही उस बॉडी का वेट होता है, वही फोर्स उस बॉडी का वेट होता है। तो इस बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए इस बॉडी का वेट हो जाएगा 20 न्यूटन, इस बॉडी का वेट हो जाएगा 20 न्यूटन। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज इट्स मास, इसका मास बताइए। तो वेट और मास में रिलेशन हम लोग को पता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वेट है यहाँ पे 20 न्यूटन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये जी नीचे चला आएगा तो वेट बाई 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 किलोग्राम। किलोग्राम मास का यूनिट है, मास पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2 किलोग्राम हो गया और वेट हो गया 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 किलोग्राम ऑन अर्थ। मास है 20 किलोग्राम, व्हाट विल बी इट्स मास वेट ऑन द मून। देखिए मास अर्थ पे हो या मून पे हो 20 किलोग्राम ही रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 20 किलोग्राम। सेकेंड है वेट ऑन द मून, तो मून पे वेट क्या होता है 1/6 होता है डेट ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है जी ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास यहाँ पे 20 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मून पे। तो यहाँ से हम लोग वेट ऑन मून निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है यहाँ पे 20 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन का। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पे 32 न्यूटन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच इज मोर फंडामेंटल द मास ऑफ अ बॉडी और इट्स वेट। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक या इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक या इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, मास और वेट में क्या इम्पॉर्टेंट है, मास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के रिस्पेक्ट में मास और वेट में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो मास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मास हर जगह फिक्स रहेगा बट वेट हर जगह फिक्स नहीं रहता है। तो यही वाई का आंसर हो जाएगा। वाई का आंसर हो जाएगा कि मास एक फिक्स क्वांटिटी है, मास चेंज नहीं होता है बट वेट वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हाउ मच इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज कम्पेयर टू इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसका भी आंसर हम लोग को पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे अर्थ के कंपेयर में 1/6 होता है। अर्थ पे x है तो मून पे x/6 हो जाएगा। गिव रीजन, यहाँ पे रीजन पूछ रहा है तो रीजन ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कम होता है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम इसलिए होता है क्योंकि मून का मास अर्थ के कंपेयर में कम है और रेडियस भी कम है। वैसे रेडियस कम रहता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। बट मास मून का बहुत ही ज़्यादा कम है अर्थ के कंपेयर में। ये m है, अगर मून का मास m है तो अर्थ का मास हो जाता है 100 m। इसलिए मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट हैवी वेट ऑन द अर्थ बट इट बिकम वेरी इजी टू लिफ्ट द सेम हैवी वेट ऑन द मून। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्थ पे किसी वेट को उठाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मून। तो मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना आसान क्यों होता है, लिफ्ट करना आसान क्यों होता है? क्योंकि मून पे उसका ऑब्जेक्ट सीधा 1/6 हो जाता है। सपोज कीजिए इसका वेट अभी अर्थ पे 100 kg है तो मून पे जाने के बाद इसका वेट सीधा 100/6 हो जाएगा। तो वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को मून पे लिफ्ट करना आसान है अर्थ के कंपेयर में। अगर आपका वेट अभी अर्थ पे 60 किलोग्राम है तो आप मून पे जाइएगा तो आपका वेट हो जाएगा 10 किलोग्राम। 1/6 होता है तो 60/6 = 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए कितना का अंतर हो जा रहा है। धरती पे 60, अर्थ पे 60 और मून पे 10 किलोग्राम हो जा रहा है। इसीलिए अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है मून पे उसका वेट उससे बहुत कम हो जाता है और उसको लिफ्ट करना आसान हो जाता है। डिफाइन मास ऑफ अ बॉडी, मास को डिफाइन करना है। मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, SI यूनिट मास का बताना है, किलोग्राम होता है। डिफाइन वेट, इसके बारे में बताए हुए हैं, वेट को डिफाइन करना है। वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट ऑफ बॉडी, यही रिलेशन होता है वेट और मास के बीच में। स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, नेम द साइंटिस्ट हु गिव दिस लॉ, ये सब आपको पता है। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं पता, अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या होगा इसका आंसर तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से अच्छे से देखिए और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं ये नोट्स आपको, ये PDF आपको दे दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से PDF के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा मुझे, वहाँ पे लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक करके रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं ये PDF आपको सेंड कर दूँगा। लेकिन ये वीडियो जब कंप्लीट, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वीडियो में इसका PDF का लिंक रहेगा। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। और जो भी बताते जा रहा हूँ सबको याद करते जाइए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जो चैप्टर में है, जो आप लोग को पढ़ना है, NCERT बुक में भी जो है, सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। तो जो भी इस नोट्स पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने जो नोट्स आपको, ये सारा जो भी नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो वीडियो को वापस देखिए और अच्छे से सारे बात को याद करते जाइए, सारे पॉइंट को याद करते जाइए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है स्टेट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये हो गया। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में भी बताए हुए हैं। व्हाट इज़ द यूनिट, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये भी बताए हुए हैं। व्हाट इज़ द यूजुअल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यही यूजुअल वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ये भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन ही है और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ G इज कांस्टेंट, G कांस्टेंट है? नहीं, G कांस्टेंट नहीं है। G वैरी करता है R पे।
जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, जी का फॉर्मूला था G m/r²। तो मास कांस्टेंट होता है, अगर अर्थ पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं तो अर्थ का मास कांस्टेंट होगा, जी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो रेडियस पे डिपेंड, अगेन मैं रेडियस बोल रहा हूँ, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होता है, ये अर्थ के पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाइएगा इसका वैल्यू कम होते जाएगा, और जैसे ही आप अर्थ के अंदर जाइएगा सेंटर की ओर तो भी इसका वैल्यू कम होता जाएगा। ये सब बातें मैंने बहुत बार रिपीट करी है वीडियो में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग मास 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम एंड रेडियस 1.74 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी का वैल्यू है 6.7 × 10⁻11। विच सैटेलाइट डू यू थिंक इज, ये इट कुड है, इट कुड बी। विच सैटेलाइट डू यू थिंक इट कुड बी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, जी मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा, इस केस में मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा, सैटेलाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, इस केस में G m/r² जो लेते थे, यहाँ पे m होता था मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम लोग अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे थे। इस केस में हम लोग सैटेलाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा बाई r²। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, रेडियस भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रेडियस, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 1.74 × 10⁻6 मीटर का, यहाँ पे ये रेडियस है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जी का वैल्यू पता ही है आपको 6.7 × 10⁻11, तो यहाँ से जी का वैल्यू निकल जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा खुद से। स्टेट एंड एक्सप्लेन केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, नोट्स में लिखा हुआ भी है। ड्रॉ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट दिस लॉ, डायग्राम भी इस PDF में है, आपको वापस वीडियो को देखिएगा तो मिल जाएगा। शायद सेकेंड पार्ट में हमने केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में बात करा है, जिसमें एरिया स्वीप करने वाला एक डायग्राम था। ये फोकस था, फोकस 1 था, यहाँ पे फोकस 2 था, और हमने जनवरी फरवरी के टर्म में निकाला था किस तरह एरिया स्वैप होता है। तो ये डायग्राम था, इसी से रिलेशन बताना था, थर्ड लॉ में था, जो था RQ/RQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। इसी डायग्राम से आप वो भी शो कर दीजिएगा इसी डायग्राम में। और ये डायग्राम हो गया था सेकेंड लॉ का, इस रिलेशन को आप दिखा दीजिएगा तो ये थर्ड लॉ का हो जाएगा। एंड फर्स्ट लॉ का सिंपल हो जाएगा कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, और सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होता है, जिसमें सन एक फोकस पे लोकेटेड होता है। ये फर्स्ट का डायग्राम हो गया, सेकेंड का हो गया, और थर्ड में डिस्टेंस दिखा दीजिएगा, इसको टाइम पीरियड यहाँ पे दिखा दीजिएगा और मीन डिस्टेंस दिखा दीजिएगा। वैसे थर्ड में डायग्राम नहीं भी दिखाइएगा तो भी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का डायग्राम दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड इट्स डायमीटर, यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर/2, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, किलोमीटर में है तो आप इसको मीटर में बदल लीजिएगा, SI यूनिट में लाइएगा ना, SI यूनिट मीटर होता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे B है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट B 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है ऑन प्लैनेट, जिसका प्लैनेट का वेट है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू होता है G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर।
जी का वैल्यू पता है आपको, ये है जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11। एम दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 12.8 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। आप इसको मीटर में बदलिएगा तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये डायमीटर आ गया, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा रेडियस। तो रेडियस यहाँ से आपको निकल जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लेनेट पे पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ MCQs है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया जाता है u वेलोसिटी के साथ। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज, यहाँ पे किस हाइट पे जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला के बीच में रिलेशन आपको बताना है, किस हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h पूछ रहा है क्या होगा। ग्रेटेस्ट हाइट है तो यहाँ पे v भी दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। तो एक रिलेशन होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पे v 0 हो जाएगा, u² हो जाएगा, यहाँ पे u² ही रह जाएगा, माइनस u² हो जाएगा। यहाँ पे g बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया, तो इस पर एक्सेलरेशन जो है -g लगेगा। तो यहाँ पे g हो जाएगा, ये 2 भी नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये g निगेटिव है तो -g हो जाएगा। माइनस को पहले लाइए, ये g हो जाएगा इक्वल टू h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू हो गया u²/2g। तो u²/2g देखिए b हो गया। मतलब देखिए वापस इसको फिर से देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया u वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, ग्रेटेस्ट हाइट पे चला गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। h बताना है, h क्या होगा। टू विच इट विल राइज, मतलब किस हाइट तक जाएगा, वह गिरने से जस्ट पहले। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालें तो वो किस हाइट तक जाएगा, गिरने से जस्ट पहले, मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट अटेंड जो किया है ये, तो कितना हाइट तक ये गया है। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, h पूछ रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है और ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी इसका कम रहा है ना, धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब इस पर रिटार्डेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे g हो जाएगा -g। तो इसको सॉल्व कीजिए, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh से, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g हो जाता है, और s यहाँ पे डिस्टेंस है। और जब वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो इस केस में डिस्टेंस जो है इसी को हाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे ये h हो जाता है, इसीलिए v² माइनस u² इक्वल टू 2gh होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो v 0 है, यहाँ पे देखिए v 0 है तो ये u² हो जाएगा माइनस, और ये 2 एक्सेलरेशन हो जाएगा -g और h। तो यहाँ से h निकालिएगा तो -u² -2g आएगा, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो u²/2g ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद समझिए किस तरह बना रहे हैं हम। पहले जो जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखिएगा तो ही रिलेशन फाइंड आउट कीजिएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 0.25 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून विल बी। देखिए g ये कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा,
यहाँ पे एक क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरा क्वांटिटी भी दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरा क्वांटिटी पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिलेशन बैठाने लग जाए ये सब में। यहाँ पे ये जी जो है किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एज डैट ऑन दी अर्थ, सेम हो जाएगा। अबाउट 1/6 नहीं, ये नहीं होगा, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी होता है। मोर देन डैट ऑन अर्थ, ये भी ज़्यादा भी नहीं होगा और ना ही लेस देन होगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज सेम एज ऑन द अर्थ, नहीं, जी का वैल्यू मून पे अर्थ से 1/6 हो जाता है। लेस देन डैट ऑन द अर्थ कीप चेंजिंग, इज मोर देन नहीं, अर्थ से ज़्यादा तो होगा नहीं मून पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, लेस होगा। जी का वैल्यू मून के सरफेस पे कम होता है अर्थ के सरफेस से। द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेज इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन, ग्रेविटेशन का यूज। एटमॉस्फेयर को अर्थ के आसपास जो भी एयर पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर है, इसको अर्थ ही ग्रेविटी के वजह से पुल किया रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके सारे एयर को अपने मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पुल किया रहता है। नहीं तो जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशन ख़त्म होगा सारा एयर पार्टिकल स्कैप कर जाएगा स्पेस में। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, डी ऑप्शन हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई 1-1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और अगर ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इस केस में फोर्स जी के बराबर हो जाता है। फार्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी तो जी ही रहेगा, m1 हो गया 1 किलोग्राम, जी ही रहेगा, m1 हो गया 1 किलोग्राम, m2 भी 1 किलोग्राम बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फोर्स इक्वल टू जी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, यूनिट पॉइंट मासेस है तो इसको आप 1 किलोग्राम ही मान लीजिए, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, तो यूनिट डिस्टेंस है तो इसको भी आप 1 मीटर ही मान लीजिए, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये होगा नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में भी पढ़े हैं, इसके बारे में भी नहीं पढ़े हैं तो ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है जी m/r स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन देखना होता है कि ये सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी 0 हो जाता है, वेट इक्वल टू मास इंटू जी, जी 0 तो वेट 0। बहुत बार मैंने बताया है कि सेंटर अर्थ के सेंटर पे वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंस मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, अंडरगोज चेंज इन देयर इनर्शिया। देखिए हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यही ऑप्शन राइट होगा, सेम वेलोसिटी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों पे सेम ही लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए दोनों का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल कर रहा है तो यू दोनों का 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लग रहा है इसीलिए वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि अर्थ पे अगर कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराइएगा तो दोनों अर्थ पे एक साथ ही पहुंचेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी हर वक्त सेम ही रहता है, एक पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी सेम ही रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे बाकी ऑप्शन देखते हैं, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, नहीं, एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दोनों पे सेम लगेगा क्योंकि जी मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, नहीं,
सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, बट मास दोनों ऑब्जेक्ट का सेम नहीं है, मास यहाँ पे डिफरेंट है, तो सी भी नहीं होगा। अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, नहीं, कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है तो फॉल ही करता रहेगा ना, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे जो गिर रहा है वो गिरता ही रहेगा, जब तक कि मून का सरफेस उसको इधर से अपोज करके रोक ना दे। तो जब तक ये बॉडी मून के सरफेस को टच नहीं करेगा तब तक ये गिरता ही रहेगा, इसीलिए इसका इनर्शिया चेंज नहीं होगा। इनर्शिया इसका बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ पे इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल। इक्वेटर और पोल पे सेम नहीं होता, इक्वेटर पे कम होता है और पोल पे ज़्यादा होता है, क्योंकि पोल पे अर्थ का रेडियस कम हो जाता है इक्वेटर के मुकाबले। इज लिस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कम होता है। इज लिस्ट ऑन पोल, नहीं, पोल पे ज़्यादा होता है। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नहीं, ये देखिए इक्वेटर पे होता है कम, पोल पे ज़्यादा होता है, तो पोल से इक्वेटर पे आएगा तो कम होता रहेगा ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इज द लिस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे कम होता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड द सन ओनली, एनी टू चार्ज बॉडीज ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। देखिए अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो आप अपने दोस्त को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहे होते हैं और आपका दोस्त भी आपको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होता है। आप अपने मोबाइल को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहे होते हैं और आपका मोबाइल भी आपको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होता है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते रहता है। चार्ज पार्टिकल का तो, चार्ज बॉडी का तो हम लोग बात ही नहीं किए। अर्थ और सन के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ जी इज द फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ जी इन द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स में किस पे डिपेंड करता है? तो जी तो हम लोगों ने पढ़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू हर वक्त सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ ओनली, गलत है। डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। डिपेंड्स नीदर ऑन मास नॉर ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सही है। ये बोल रहा है कि ना ही मास पे डिपेंड करता है ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। टू पार्टिकल आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दो पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, सॉरी, एक किसी डिस्टेंस पे दो पार्टिकल को अलग अलग रखा गया है। इट इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड, द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल इज डबल, ये रेडियस को इतना ही रहने दिया गया है और मास दोनों का डबल कर दिया गया। पहले m था, मास ऑफ ईच टू पार्टिकल इज डबल, अब इसका मास कर दिया गया है 2m, इसका भी 2m कर दिया गया और ये डिस्टेंस r ही रह गया है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, देखिए फोर्स इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर होता है, तो सब चीज़ तो यहाँ पे सेम ही है। इसको 2m कर दिया और इसको 2m कर दिया है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला केस में निकालिए, पहला केस में फोर्स क्या होगा, जी m इंटू एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड केस में निकालिए, फोर्स हो जाएगा जी 2m इंटू 2m बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 2 जा 4m हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा फोर्स इक्वल टू जी, ये 4 को आगे लिखिए, 4g m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे m मान लीजिए दोनों डिफरेंट है तो m हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये g m1 m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है
4, तो इसका वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू है F, तो यहाँ पे हम लोग F इक्वल टू 4 लिख देंगे, मतलब 4 टाइम्स हो गया फोर्स, 4 गुना हो गया। इन द रिलेशन बिटवीन फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, द क्वांटिटी जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इज ऑफ द सेम वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहीं भी ऑब्जर्व कीजिए जी का वैल्यू सेम ही रहेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज x, कीपिंग द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड, if the distance between the object is halved then the magnitude of the gravitational force between them will become, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स 4x हो जाता है, कॉन्सेप्ट में ही मैंने बताया था ये। एन एप्पल ऑफ मास 100 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द apple tree, if the magnitude of force exerted by the earth on the apple be F1, the magnitude of force exerted by the apple on the earth F2। देखिए यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होता है, अगर अर्थ एप्पल को F1 फोर्स से पुल कर रहा है तो ये एप्पल जो है ये भी अर्थ को F1 से ही पुल करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, तो F1 और F2 का रिलेशन क्या हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। F1 इज़ वेरी मच ग्रेटर नहीं, F1 इज़ ओनली अ लिटिल ग्रेटर नहीं, F2 इज़ वेरी मच ग्रेटर नहीं, F1 एंड F2 आर एग्जैक्टली इक्वल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है दोनों सेम होता है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन था, आर क्यू टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए हम लोग 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग थ्रस्ट, प्रेशर एंड डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।